हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए पूरे क्वेश्चंस को, जो भी पेपर आए थे। अब जैसा आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। और जो सी ऑप्शन होता है, जो सी एक्शन होता है, आपका जो सेक्शन होता है वो स्पेशली ग्रामर का होता है। अच्छा, ग्रामर का होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको वर्ड पावर मिलने वाला है, करेक्शन के लिए सेंटेंस मिलने वाला है, एक्टिव पेशी हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो इतने क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एक साथ डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, चूंकि आपके जो भी पूरी यूपी बोर्ड की बात करें, केवल एक ही पेपर नहीं बनता, वहां पे 5 से 6 क्या बनते हैं, एक सेट बनते हैं। मतलब टोटल आपके एक ही ईयर में 5 से 6 पेपर बनाए जाते हैं और अलग अलग जिलों में भेजे जाते हैं। सब जिलों का एक ही पेपर नहीं होता। अब देखिए, जितने भी अभी तक पेपर बने गए थे, जो बनाए गए थे पिछले ईयर, उन सभी पेपर को 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आज हम पहले पेपर को लेने वाले हैं कि पहले पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया था, उसके बाद देखेंगे दूसरे में क्या है, फिर तीसरे में क्या है। तो 2022 में जो जो पेपर सेट किए गए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सेक्शन सी जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन सी ग्रामर के पोर्शन करेंगे। कितने मार्क्स इसमें आते हैं क्वेश्चन, इसमें 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन को चूज करना है टू आंसर देने के लिए। द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न है। अब यहाँ कह रहा है कि द कंट्री मतलब एक ऐसा देश रूल्ड जिस पर शासन किया जाता है बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा। तो इसमें एक शब्द उसे क्या कहेंगे, कोई भी ऐसा देश जिस पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उस शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे। देखिए ऑप्शन ए में है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। ये तो प्रजातंत्र किसे कहते हैं, एक ऐसी कंट्री जिसपे इलेक्टेड लोग शासन करते हैं, जो चुनकर आए हुए लोग, यह कह सकते हैं जिसपे जनता का शासन होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ है मैट्रियार्ची का मतलब होता है जिसमें देखिए समाज जिसमें माता गृहस्थी की स्वामी समझी जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। हाँ, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एक ऐसा देश जिस पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, राजतंत्र। मतलब इस पे राजा का शासन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, वैसे यहाँ थर्ड होना चाहिए, यहाँ सेकंड होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और जहां यहाँ है देखिए यहाँ ओलिग्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे कुछ जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं। मतलब जितने भी होते हैं कुछ चुने लोगों के पास क्या होती है, देश को चलाने की शक्ति पहुंच जाती है और वो अपने हिसाब से देश को जब चलाने लगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, ओलिग्रेसी बोलेंगे, जिसे कुलीन तंत्र कहेंगे। लेकिन यहाँ बोला गया है क्वेश्चन की द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक ऐसा देश जिसपे राजा के द्वारा शासन किया जाता हो। तो राजसी व्यवस्था जहां होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड होगा ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्रेज के किसे कहते हैं, एक ऐसे शब्दों का समूह जिसमें न तो सब्जेक्ट हो न तो वर्ब हो। तो एक ऐसे मतलब कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसमें वर्ब न हो और न तो सब्जेक्ट हो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। अब जो फ्रेज होते हैं वो देखने में कुछ और लगते हैं और उसकी मीनिंग कुछ और होती है। तो यहाँ पर है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ आपको बता दिया गया बिना रुके हुए या लगातार। तो बिना रुके हुए लगातार जो होता है एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले का मतलब होता है स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीमे धीमे। ये तो बिल्कुल मीनिंग नहीं हो सकता। ये आया है कॉन्टिन्यूसली का मतलब ही होता है लगातार, और एट अ स्ट्रेच का मतलब भी होता है लगातार या बिना रुके। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा इसे हम राइट कर देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत तेजी, और रैपिडली का मतलब भी होता है कोई चीज बहुत तेजी से जब होती है तो उसको वेरी फास्ट भी कह सकते हैं, रैपिडली भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पूछा गया था एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है बिना रुके या लगातार। तो लगातार की मीनिंग कौन दे रहा है, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब ही होता है कोई चीज लगातार चल रही है। ठीक, कंटिन्यू है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे हमारा थर्ड नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सिनोनिम, हमें सिनोनिम किसका देना है। देखिए लाउडेबल है। लाउडेबल का मतलब क्या होता है, तो देखिए लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। प्रशंसनीय मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, तो प्रशंसनीय। अब प्रशंसनीय का हमें क्या देना है, यहाँ पे सिनोनिम, सेम टू सेम मीनिंग दे रहा हो। तो देखिए पहला क्या है, प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। जो प्रशंसा का योग्य होता है उसी को प्रशंसनीय कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। डिसेबल का मतलब होता है जो योग्य न हो, और लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जिसके पहले आपकी जिम्मेदारी जो होती है उसको बोलते हैं कि आप लाइबल हैं, मतलब आप इसके प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन हमें पूछा गया था लाउडेबल का मतलब प्रशंसनीय, और प्रेजवर्दी का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा, देखिए थर्ड नंबर हमारा, देखिए डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन शुड नॉट एब्यूज। किसी भी इंसान को, एब्यूज का मतलब यहां पे है अपशब्दों का प्रयोग करना। किसी भी इंसान को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसके लिए, हिज फादर, अपने पिताजी के लिए। अब ये कह रहा है कि विच वर्ड, कौन सा शब्द जो है इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में एरर, गलती है। तो कौन सी गलती है, तो याद रखिएगा वन के साथ कभी हिज का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वन के साथ
वंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन देखेंगे कहां पे आया है, तो हिज में मिस्टेक है। हिज कहां पे आया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तुम्हारा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिस्टेक यहां पे, एरर यहां पे है। यहां क्या होना चाहिए था, हिज नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वंस। वैसे अगर देखें तो ये हमारा जो सेंटेंस आया है, ये आपका जो आएगा करेक्शन पर बेस्ड जो सेंटेंसेस है सिंटेक्स का है, और सिंटेक्स पे हमने अलग से ऑलरेडी वीडियो दे रखी है। सिंटेक्स को समझने के लिए आप अच्छा होगा कि उसकी पूरी वीडियो जो भी वहां पे है, जो भी 4, 5, 6 जो भी पार्ट्स हैं, उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहां आपको सारे लॉजिक समझ में आएंगे कि जो यहाँ क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे वहां डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अच्छा होगा कि आप उसको भी देख लीजिए। ठीक, अब आ जाते हैं अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए आया कि ही, देखिए कह रहा है कि द एंटोनियस मतलब विपरीत शब्द हमें बताना है किसका, स्टिल। तो स्टिल का मतलब होता है बासी, तो बासी का उल्टा क्या होगा, ताजा होगा। ताजा देखेंगे कहां आया है, तो फ्रेश। फ्रेश का मतलब ही होता है क्या, ताजा। ठीक, तो फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा, और यहां कह रहा था कि स्टिल मतलब बासी, तो इसका अपोजिट क्या होता है, ताजा। तो ताजा इसमें आया है, तो इसलिए हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपके देखिए एग्जाम में क्या आता है ना, कि दो में से कोई एक चेंज करने के लिए आएगा, तो यहां और लगा दे रहे हैं। ठीक, और मतलब या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है, दोनों एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन हमने दोनों आपको बता दे रहे हैं ताकि दोनों क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा। ठीक, नरेशन का सेंटेंस है, आर यू अ फूल, क्या आप बेवकूफ हैं। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू, यहां वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब। और जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद सेड टू जो होता है ना, सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आस्क में, हिम का हिम कर देंगे। और चूंकि हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ लगाते हैं, तो इफ लगा दिया। अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते समय हेल्पिंग वर्ब आपको देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब आपको पहले मिलेगी और सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, लेकिन सॉल्व करते समय सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। अब यू आगे आ गया होगा तो यू आगे आ जाएगा, हिम के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। और चूंकि इज हमारा जब सेंटेंस में आता है उसको वॉज वर्ब कर देते हैं। अब बचा क्या यहाँ पे, आ गया यहाँ पे फूल का फूल, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा किसका सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा गो अवे, चले जाओ, एट वंस मतलब तुरंत, तुरंत यहां चले जाओ। अब यहां गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस शुरू होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ये सारी फीलिंग आती है उसको पढ़ लिखकर। अब एक टीचर बोल रहा है किससे, एक टीचर ने कहा, मी मतलब मुझसे, तो मैं कह रहा हूं कि टीचर ने मुझसे कहा, तो इसका मतलब मेरे ही टीचर होंगे। जब मेरे टीचर होंगे इसका मतलब मैं उनका स्टूडेंट हूं, तो जब भी अध्यापक स्टूडेंट से बोलेंगे तो हमेशा ऑर्डर फॉर्म में बोलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सेड टू को हटाएंगे और यहां क्या कर देंगे, ऑर्डर। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, अध्यापक ने मुझे आदेश दिया। और इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम टू लगाते हैं, टू लगा देंगे। अब बचा क्या, गो अवे, तो गो अवे का गो अवे कर देंगे, एट वंस का एट वंस कर देंगे। ठीक, लेकिन हम चाहे इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, द टीचर, अध्यापक ने आस्क, आस्क का मतलब होता है कहा, आस्क मतलब कहा, क्या कहा मुझसे, टू गो अवे एट वंस। केवल जहां ऑर्डर्ड है वहां आस्क लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर को हम ज्यादा बेटर मानेंगे क्योंकि टीचर हमेशा ऑर्डर देंगे। आस्क मतलब अध्यापक ने मुझसे कहा कि यहां चले जाओ या चले जाओ, तो कहा और आदेश देकर कहा, ये दोनों अंतर है, लेकिन दोनों क्या होंगे तब भी। एक आस्क ऐसा वर्ड है ना इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत ज्यादा काम करता है, जहां कुछ न समझ में आए वहां आस्क लगा दीजिए। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एज डायरेक्टेड। चेंज मतलब कोई एक, चेंज एनी वन का मतलब कोई एक चेंज करना है, दोनों नहीं चेंज करना है। तो एग्जाम में दो में से कोई एक करने के लिए आता है। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए जैसा बताया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य काम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, किस लिए, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। अब देखिए अगर उसे सफल होना है तो पहले ये काम होगा तभी उसको सफलता मिलेगी। सफलता क्या होता है, हमेशा रिजल्ट होता है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, कंपाउंड में। जब देखिए पहले इस सेंटेंस को हम सेट करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड का मस्ट वर्क हार्ड कर देंगे। अब दूसरा जो 2+V1 आएगा ना, आप करेंगे क्या, इसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा इसी कॉमा फुल स्टॉप लगाकर फिर इसका प्रोनाउन लगाएंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद विल या शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सेंटेंस हमारे पास दो आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें कंपाउंड करना है। तो देखिए कह रहे हैं शीला मस्ट वर्क हार्ड, उसे अवश्य कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
एंड ओनली देन, और तब जाकर शी विल सक्सीड, तब जाकर वो सफल होगी। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और बाद में उसको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जब काम करने के बाद रिजल्ट मिल रहा हो तो बीच में क्या लगा देंगे, एंड नॉट एंड ओनली देन लगा देंगे दोनों सेंटेंस के बीच में, तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को हम चाहे तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को थोड़ा घुमा देंगे, जो पहला सेंटेंस था उसको दूसरे स्थान पे रख देंगे, जो दूसरा सेंटेंस था उसको पहले स्थान पे कर देंगे। तो जैसे यहां देखिए शीला विल सक्सीड, शीला सफल हो जाएगी। कब सफल हो जाएगी, शी मस्ट वर्क हार्ड, कि जब वो कठिन परिश्रम करेगी। इसका मतलब कि पहले कठिन परिश्रम करेगी, बाद में क्या होगी, उसे सफलता मिलेगी। जब बाद वाला जो घटना होने वाली है वो पहले नंबर पे आ जाए और जो पहली घटना होनी है वो बाद वाले पे आ जाए, मतलब ये इसका रिजल्ट है कि उसे क्या, वो सक्सीड होगी। कब सक्सीड होगी, जब मेहनत करेगी। इसका मतलब कि मेहनत पहले करेगी, बाद में उसको सफलता मिलेगी। जब बाद वाली सफलता पहले दे दी जाए, पहले सेंटेंस में दे दिया, मेहनत करने वाला बाद में आ जाए, तो दोनों सेंटेंस के बीच में ओनली लगा दीजिए। तो यहां कह देंगे शीला विल सक्सीड, शीला सफल होगी। ओनली, केवल और केवल क्या करे वो, शी मस्ट वर्क हार्ड, केवल उसे कठिन परिश्रम करना होगा, बस हो गया। ठीक, तो हम सेंटेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं कारण और परिणाम के सेंस में। अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वी ईट टू लिव। वी ईट टू लिव, हम क्या करते हैं, खाते हैं। किसके लिए, कैसे खाते हैं, टू लिव मतलब जिंदा रहने के लिए। तो वी ईट हम खाते हैं, टू लिव ताकि हम जिंदा रह सकें। ठीक, तो अब इसको, इस जो सेंटेंस आएगा इसको पहले फुल फॉर्म में करेंगे। तो वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं, ताकि वी कैन लिव, ताकि हम सब जिंदा रह सकें। इसका कहने का मतलब ये है। तो अब ये पूरा फॉर्म आ गया सेंटेंस का। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, यहां दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे, सो दैट, ताकि वी कैन लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। तो हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि, इसका मतलब सो दैट का मतलब होता है ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये दोनों सेंटेंस को सो दैट लगा देंगे। या हम चाहें तो सेंटेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस सेंटेंस को पहले कर दें, इस सेंटेंस को बाद में। जो सेंटेंस यहां आया था, देखिए नंबर 1 ये सेंटेंस है, नंबर 2 ये है, लेकिन इसका जैसे प्लेस चेंज कर देंगे तो हो जाएगा वी कैन लिव, हम जिंदा रह सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। वी ईट, यहाँ कैन हटा देंगे इसमें, वी ईट अगर हम खाते हैं, खाना या कोई भी चीज खाते हैं तो जब इस तरह सेंटेंस आ जाएगा तो हम चाहे तो दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा सकते हैं, बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सिंथेसिस का सेंटेंस है, और सिंथेसिस में जब तक आप प्रॉपर क्या करते हैं, क्लास नहीं करते हैं, तब तक आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिंथेसिस का चैप्टर ही ऐसा होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, अगर आप सब कहेंगे तो इसकी सिंथेसिस के जो भी कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं ये भी बताया जाएगा। बट अभी चूंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है तो अभी क्या है, हमें केवल पेपर को सॉल्व करना है, केवल सेंस समझते हुए चलना है। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चेंज एनीवन, कोई एनीवन मतलब कोई एक बदलिए द फॉलोइंग, नीचे दिए गए एज डायरेक्टेड, जैसा कि बताया गया है। देखिए यहां कह रहा है स्विच ऑफ द फैन, फैन को क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। अब हमें ये नहीं पता कि कहने वाला कौन है। अगर हमारा हमसे सीनियर कोई कहेंगे तो हम ये कहेंगे ये हमें ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक, अगर ये हमसे जूनियर कोई कहेंगे तो हम कह देंगे वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ करो, बंद करो। अभी हमें नहीं पता कौन बोल रहे हैं, तो जहां डाउट होना पता चल रहा हो तो वहां लिख देंगे यू आर आस्क्ड, केवल ये लाइन जोड़ देंगे बस, यू आर आस्क्ड लगाकर पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर दीजिए। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो, जब कुछ ना समझ में आए तो वहां लाइन लिख दीजिए यू आर आस्क्ड टू, ये लाइन लिखकर आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर दीजिए, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। जब किससे सेंटेंस शुरू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तब की बात। ठीक, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि ऐसे कहना है स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद करो, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना किया जाता है टू स्विच ऑफ द फैन। या जहां रिक्वेस्टेड है यहां ऑर्डर भी लगा सकते हैं आप सेंस के अकॉर्डिंग, तो दोनों क्या है सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही है। या चाहे तो एडवाइस भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रोज हैज अ थॉर्न, कि हर एक जो गुलाब का फूल होता है, हैज उसमें होते हैं थॉर्न मतलब कांटे। तो कोई भी गुलाब आप लिख लीजिए उसमें आपको एक कांटा जरूर मिलेगा, मतलब कांटे उसमें जरूर मिलेंगे। बिना गुलाब मतलब बिना कांटे के कोई गुलाब आपको मिलने वाला नहीं है। इसको चेंज करना है नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब ये मत सोचिएगा कि यहां लिख दें एवरी रोज हैज नॉट अ थॉर्न, ऐसा नहीं है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल जो कहता है कि सेंटेंस का जो क्वेश्चन का जो अर्थ है, चेंज करने के बाद उसका अर्थ सेम होना चाहिए, लिखने का तरीका बदल जाए लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो इसी को हम ऐसा सेंटेंस लिखें इसकी मीनिंग ना बदले और सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, सही रहे, मीनिंग सेम दे लेकिन नेगेटिव भी आ जाए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं देयर इज नो रोज, कोई भी रोज नहीं है,
विदाउट थॉर्न, बिना किसी क्या, विदाउट थॉर्न, बिना कांटे का। तो जैसे आ गया कि एवरी रोज हैज अ थॉर्न, कि हर एक गुलाब में एक कांटा होता है, तो हम कहेंगे कोई भी गुलाब बिना कांटे के नहीं होता। इसको आप ऐसे हिंदी में समझ लीजिए, तो उसी को हम इंग्लिश में लिख देंगे देयर इज नो रोड विदाउट थॉर्न, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट थॉर्न, कि बिना कांटे के देयर इज नो रोज। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों हमारे क्या है, सही है। अब मान लीजिए नहीं समझ में आया किस रूल से कर दिया गया, तो यहां देख लीजिए, ये समझाया भी गया है। यहां देखिए अगर सेंटेंस क्या आ जाए, एवरी, जैसे एवरी के बाद नाउन आ जाए, एवरी के बाद कोई नाउन आ जाएगा, और नाउन एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर ही आएगा, और मेन वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड में से कोई एक आ जाए, तीनों में से कोई आ जाए, और फिर नाउन आ जाए। जब ऐसे आ जाएगा तो इसको करना क्या है, यहां पे आपको ये करना है कि आपको शुरू किससे करना है, देयर से। तो आप सेंटेंस जब एवरी से क्वेश्चन होगा तो देयर इज या देयर वॉज, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस किससे आया है, हैज, हैव, अगर सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, हैज, हैव का यूज किया गया है तो इज लगेगा। अगर सेंटेंस में हैड का यूज किया गया है तो वॉज लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे इज या वॉज में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको नो का प्रयोग करना है, और नो के बाद लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। अब ऑब्जेक्ट में कौन है, तो ऑब्जेक्ट में अगर आप ध्यान से देखें, नो के बाद क्या लगाएंगे, इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद विदाउट लगाकर इसका ऑब्जेक्ट का हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए एवरी के बाद जो आएगा ये सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो यहाँ हैड के बाद जो आएगा ना ये हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, और देयर इज या देयर वॉज के बाद नो लगाकर हम सब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया भी गया है, यहाँ देखिए हैज है, अगर सेंटेंस में आएगा तो इसका प्रयोग करिए, हैड आया है तो वॉज का प्रयोग। अब जैसे देखिए इसी रूल पर बेस्ड यहाँ देखिए समझाने के लिए बताया गया है, जैसे आए एवरी लाइफ, तो एवरी लाइफ हमारा क्या हो गया, ये मान लीजिए हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ बताया गया, देखिए यहाँ एक बार इरेज करके आपको फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हमारा जैसे एवरी नाउन, एवरी के बाद क्या आएगा, नाउन, तो यहाँ एवरी के बाद नाउन आ गया। अब क्या आएगा, हैज, हैव, हैड में से कोई आएगा, तो देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है, फिर नाउन आएगा तो ये प्रॉब्लम आ गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, चूंकि हैज आया है सबसे पहले देयर के साथ क्या लगाएंगे, इज, तो देयर के साथ इज लग गया। अब क्या लगाएंगे, नो लगाकर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ नो लगाकर क्या यूज किया गया है, यहाँ सब्जेक्ट भी यूज किया गया है। फिर क्या लगाना है, विदाउट, तो यहाँ विदाउट लगा देंगे। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एवरी लाइफ हैज प्रॉब्लम, हर एक जीवन में समस्याएं होती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो लाइफ, कोई भी ऐसा जीवन नहीं है विदाउट प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। ठीक, अब आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे गए सेंटेंस में से एनी वन, मतलब दो में से, देखिए जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब में से कोई एक करने के लिए आ रहा है। तो इसमें एनी वन जब आएगा तो देखिए कह रहे हैं 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, तो याद रखिएगा शिप जो होता है ना, शिप हो गया, डियर हो गया, इनका सिंगुलर और प्लूरल वो शिप ही रहता है, इसमें एस नहीं लगता है। ठीक, तो यहाँ पे शिप हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा 5 शिप आर ग्रेजिंग, तो हमारा सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप जा सकते हैं, अब जो भी यहाँ पे सिंटेक्स के जो भी अलग से वीडियो दी गई है उसमें इसको लॉजिक को समझाया गया, वहां आराम से देखकर आप समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देख सकते हैं। फिर क्या आया कि हिज स्पेक्टिकल्स, उसके जो स्पेक्टिकल्स मतलब उसका जो चश्मा है ना, इज न्यू, वो न्यू है। तो याद रखिएगा स्पेक्टिकल के साथ इज का प्रयोग नहीं किया जाता, आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अभी कहेंगे स्पेक्टिकल, चश्मा तो एक ही होता है। कोई भी ऐसी चीज जो दो पार्ट को जोड़कर बनाई जाए, जैसे चश्मे में 2 सिरे होते हैं, उसमें 2 शीशे लगे होते हैं, ये प्लूरल होगा। कैंची में 2 सिरा उसका होता है, इसलिए वो भी प्लूरल होगा। पैंट में जैसे पैंट होता है ना, वो 2 सिरा होता है पैर डालने के लिए, तो वो भी प्लूरल के लिए, जिसमें 2 सिरे होते हैं ना, वो हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज किया जाता है। तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, आर लगाने के तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि यूज, प्रयोग करिए एनी वन, किसी एक का, और द फॉलोइंग, नीचे दिए गए पेयर ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को, इन योर ऑन सेंटेंस, अपने खुद के सेंटेंस में, टू मेक, बताने के लिए, डिफरेंट मतलब अलग अलग, देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग को, जो उनके 2 शब्द आपस में मैच कर रहे हैं, हमें 2 सेंटेंस लिखने हैं और दोनों का अर्थ हमें अलग अलग बताना है, दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें 2 में से एक करना है, इसमें पहला क्या है, ये हमारा आया है बॉर्न और बॉन्ड। सबसे पहले बॉर्न और बॉन्ड में से क्या अंतर है ये देख लीजिए। देखिए ये बियर के ही दोनों फॉर्म है, बियर मतलब होता है जन्म देना या जन्म लेना, इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉर्न, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बॉर्न। उसी तरह से बियर का जो सेकंड फॉर्म एक और बियर होता है, बियर का मतलब होता है सहना, सामना करना, या किसी चीज को ढोना, ले जाना, या किसी कारण से कोई चीज उत्पन्न होना, ये भी क्या होता है, बियर होता है। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है बॉर्न और बॉर्न होता है। ठीक, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म दोनों का एक होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, बदल जाता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। पहला देखिए
जिसे बॉर्न अगर जन्म लेने के सेंस में कहेंगे ही वॉज बॉर्न, उसको उसका जन्म हुआ इन अ रिच फैमिली, एक अमीर परिवार में, तो यहाँ जन्म लेने के सेंस में हुआ है। फिर कहें यहाँ पे क्या है कि बॉर्न, बॉर्न कहें शी हैज बॉर्न, शी हैज बॉर्न, बॉर्न कह लो यहाँ सामना करना भी है, ठीक। यहाँ कहें कि शी हैज बॉर्न, उसने सामना किया, क्या सामना किया, ऑल हर प्रॉब्लम, अपनी सारी समस्याओं का विद ग्रेट करेज, एक बहुत ही बहादुरी के साथ उसने सामना किया अपनी सारी समस्याओं का, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ज्यादा करेज मतलब बहुत ज्यादा साहस के साथ, ठीक। तो दोनों की मीनिंग क्या हो गई, अलग अलग हो गई। देखिए या तो आप इसको करिए, दो में से एक करने के लिए बोला गया था, या एक और वर्ड दिखे आया था, लेकिन हमने दोनों को डिस्कस कर लिया कि करना आपको दो में से एक ही है, या तो इस दोनों को करना है या तो उन दोनों को करना है। अब इसमें देखिए चेक का मतलब क्या होता है, एक चेक का मतलब होता है जांच करना, जो कि वर्ब की तरह काम करता है। एक चेक का मतलब होता है बैंक का चेक, जो बैंक की कागज होता है ना, इसमें अमाउंट भर के आप देते हैं तो वो पैसा उसके बदले देते हैं, तो वो चेक है। ये क्या होता है कि नाउन की तरह काम करता है। अब दोनों सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे दोनों का अलग अलग मीनिंग। अब पहला चेक की क्या होगा, आई चेक्ड, मैंने जांच किया, ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट। जैसे हो गया कि मान लिया आपके बैग में है, आप कहीं जा रहे हैं, आपने कहा मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कर लिए, सब कुछ है, सही है, तो आपने कहा आई चेक्ड, मैंने चेक कर लिया है ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को। और दूसरा क्या है, चेक, चेक का मतलब हो जाएगा वो जो कागज के रूप में आता है, स्लिप के रूप में। तो क्या ही गेव मी, उसने मुझे दिया, अ चेक, एक चेक उसने मुझे दिया, तो चेक क्या है, यहाँ नाउन है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो में भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं देखिए हमारा ट्रांसलेशन पोर्शन। ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेशन में क्या क्या सेंटेंस आते हैं। ट्रांसलेशन में यहाँ पे इस तरह से एक स्टोरी आपकी आएगी, और स्टोरी को क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों को निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन क्या है ये बताया गया है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक एक वर्ड को चलिए अलग अलग डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं इन सब सेंटेंसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमें पालतू और मूक जो पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, ये पूरा एक सेंटेंस। तो पहले इसको बनाएंगे, फिर दूसरे वाले पार्ट को बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है क्या कह रहा है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमें, हमें ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या है, चलना नहीं चाहिए, ये हमारी क्या है, वर्ब, ठीक। तो लिखेंगे वी शुड नॉट फॉलो, फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, तो हमें पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। किसके नहीं चलना चाहिए, एनी मतलब किसी भी, लाइक किसी के भी, एनी मतलब किसी के भी पीछे। और किस तरह से, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं हमें पीछे नहीं चलना चाहिए, और किसके पीछे नहीं चलना चाहिए, एनी वन मतलब किसी के भी। तो वी शुड नॉट फॉलो, हमें पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, एनी वन मतलब किसी के भी। और किस तरह से, लाइक मतलब जैसे कि, डोमेस्टिकेटेड जैसे पालन किए गए या पालतू जो होते हैं, एंड साइलेंट और शांत रहने वाले एनिमल होते हैं। तो पालतू और खामोश रहने वाले जानवरों की तरह हमें किसी के पीछे पीछे चलना नहीं चाहिए, ठीक। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्या कह रहा है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों को निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो ये देखिए पूरा वर्ड मिलाकर एक रहेगा, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों को, ये पूरा मिलाकर एक ग्रुप सेंटेंस का है। फिर क्या है, निर्भीकता एवं साहस के साथ, ये हमारा दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक। और क्या है, सामना करना चाहिए, ये हमारा तीसरा है, ठीक। तो इनको सब एक साथ साथ रखना है। जैसे इसको देखिए 3 से 4 टाइप से सॉल्व किया गया है। जैसे जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों को, तो ये कहेंगे लाइफ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल मतलब यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा है, जीवन के संघर्षों और साथ साथ एंड कमिंग डेंजर्स, और आने वाले खतरों को शुड बी फेस, पेशी वाइज बना दिया गया है, शुड बी फेस सामना किया जाना चाहिए। कैसे, विद फियरलेसनेस, निर्भीकता के साथ, एंड करेज और साहस के साथ। फिर देखिएगा इसी तरह इसमें भी द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जैसे यहाँ कह रहा है लाइफ स्ट्रगल, तो लाइफ स्ट्रगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द लाइफ ऑफ स्ट्रगल, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के जो संघर्ष हैं। एंड इम्पेंडिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं कमिंग मतलब आने वाले, और डेंजर मतलब खतरे, वैसे इम्पेंडिंग का मतलब कि भविष्य में आने वाले, और डेंजर मतलब खतरे। चाहे कमिंग डेंजर्स बोलिए, इम्पेंडिंग डेंजर बोलिए, दोनों सही है, ठीक। शुड बी फेस, इनका सामना करना चाहिए हमें, और विदाउट फियर, बिना डर के, एंड और साथ साथ विद करेज और साहस के साथ। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया है विद, यहाँ विदाउट करेज, और विद बिना डर के, एंड विद करेज और साहस के साथ सामना करना चाहिए। इसी सेंटेंस को देखिए यहाँ पे और क्लियर कर दिया गया है, वो पेशी वाइज में था। इसको चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं,
वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए किसका, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्षों का, एंड कमिंग डेंजर्स, और आने वाले खतरों का। तो ये तो पूरा मिला के वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए, किन किन चीजों का सामना करना चाहिए, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्ष को, एंड और साथ ही साथ कमिंग डेंजर्स, और जो आने वाले खतरे हैं। ठीक, कैसे, विद फियरलेसनेस, ये कैसे, विद फियरलेसनेस, निर्भीकता के साथ, एंड करेज, और साहस के साथ। तो देखिए यहाँ विद और विदाउट वाला सिस्टम है, थोड़ा इसको आइए समझ लेते हैं। तो ये तो लाइन तो हो गई, मे बी ये क्लियर हो गया है। तो ये पहली लाइन तो आपको ये जो होगा ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इससे देखिए, इससे रिलेटेड जो डाउट आपके मन में आ सकता है, देखिए अगर आता है साहस के साथ, तो साहस के साथ आप लिखेंगे विद करेज। निर्भीकता के साथ का मतलब होता है बिना डरे, और बिना डरे की जो मीनिंग होती है विद फियरलेसनेस के साथ भी कह सकते हैं, विदाउट फियर भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको दो वर्ड एक साथ लिखना हो, विद करेज और यहाँ और विदाउट जो आया है यहाँ फियरलेसनेस या फिर विदाउट फियर, जब इसको साथ लिखना है, जब विद को एक साथ रखेंगे ना तो ये बाद वाला विद गायब हो जाता है। लेकिन जब विद के साथ विदाउट वाला करेंगे तो दोनों को पहले लगाना कंपलसरी। जैसे निर्भीकता और साहस के साथ लिखना है तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक कैसे लिखेंगे, यहाँ निर्भीकता, यहाँ विद छूट गया है, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे विद फियरलेसनेस एंड करेज। चूंकि यहाँ पे करेज के पहले भी विद रहा होगा तो एक विद कट हो जाएगा। लेकिन देखिए फियरलेसनेस मतलब निर्भीकता जो होगी ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, करेज भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। लेकिन विदाउट फियर, बिना डर के, देखिए अगर शुरू में अगर विद लगा है तो विद इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा, और विदाउट अगर शुरू में लगा देंगे और दूसरे में कुछ नहीं लगाया तो विदाउट फिर दोनों के लिए काम करने लगेगा। और यहाँ कह रहा है कि विद फियरलेसनेस मतलब कि भय, निर्भीकता के साथ, और करेज और साहस के साथ। तो ये बिल्कुल सही मीनिंग जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए विदाउट के बाद अगर इस विद को हम हटा दें विदाउट लगाने के बाद, तो यहाँ हो जाएगा विदाउट फियर, बिना डर के, और विदाउट यहाँ पे विदाउट इसमें भी है, करेज कौन हो जाएगा, बिना साहस। विदाउट फियर एंड करेज का मतलब हो जाएगा बिना डर के और बिना साहस के। और वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि बिना डर के और साहस के साथ। जब विदाउट लगाएंगे तो आगे विद लगाना कंपलसरी होगा, क्योंकि इसकी मीनिंग क्लियर देने के लिए। जब विदाउट लगाएंगे तो विद लगाना जरूरी है, लेकिन अगर यहाँ विद कर देंगे तो यहाँ फियरलेसनेस लिखना पड़ेगा, तब दूसरे में विद लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, मे भी आप समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्या कह रहा है कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, ये पूरा एक वर्ड मिलाकर है। ठीक, भविष्य चाहे कितना भी लुभावना उज्जवल क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है चाहे जितना भी, तो चाहे जितना भी की जो मीनिंग होती है वो हाउ एवर भी हम लगा सकते हैं, हाउ सो ईवर भी लगा सकते हैं, नो मैटर हाउ मच भी लगा सकते हैं। ठीक, चाहे जितना की मीनिंग देने के लिए। ठीक, अब इसमें देखिए तो हम यहाँ हाउ एवर का यूज हमने किया है। हाउ एवर मतलब चाहे जितना भी, ब्राइट मतलब यहाँ चमकीला, ठीक, उज्जवल, एंड टेम्पटिंग और लुभावना को या लालच देने वाला, द फ्यूचर में भी, फ्यूचर हो। ठीक, तो चाहे जितना भी ब्राइट हो, टेम्पटिंग हो, लालच देने वाला, द फ्यूचर हमारा भविष्य में भी हो, वी शुड नॉट काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है यहाँ भरोसा करना, तो हमें भरोसा, वी शुड नॉट काउंट ऑन, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए बताया भी गया है कि चाहे भरोसा, विश्वास करना, भरोसा करने की मीनिंग चाहे आप लगाइए यहाँ रिलाई अपॉन, बैंक अपॉन, काउंट ऑन या फिर बिलीव। तो यहाँ पे काउंट ऑन का यूज किया गया है, लेकिन आप चाहें तो आप बिलीव वहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो मेन क्या है, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है हमें, और क्या है, सोचना नहीं चाहिए। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा। तो हमें सोचना नहीं चाहिए, पहले ये लिखना है। तो वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए। किसके बारे में कह रहा है, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, द पास्ट, बीते हुए समय के बारे में। तो हमें सोचना नहीं चाहिए, अबाउट द पास्ट मतलब बीते हुए समय के बारे में, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। तो यहाँ कह रहा है कि बीती हुई बात का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो आप कहेंगे वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए, अबाउट द पास्ट, बीते हुए समय के बारे में कहिए या बीती हुई बात के बारे में, अगेन अगेन का मतलब पुनः या फिर बार बार। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्या कह रहा है, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें मतलब कहने का मतलब हमें बस क्या रहना है, सचेत रहना है। ठीक, जागरूक रहना है। तो देखिए यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, वी, हमें जो है ना, जस्ट का मतलब केवल, वी जस्ट बी मतलब होना चाहिए अवेयर, सचेत होना चाहिए, ऑफ आवर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के प्रति। तो वी जस्ट, वी मतलब हमें, जस्ट मतलब केवल और केवल, बी मतलब होना चाहिए, अवेयर मतलब सचेत। तो हमें केवल अवेयर होना चाहिए हमारे ड्यूटी के प्रति, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी शुड, हमें
वी शुड जस्ट बी अवेयर, हमें केवल और केवल क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए ऑफ आवर ड्यूटीज, अपने ड्यूटी के प्रति। तो मे भी आपको यह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे 1 बाय 1 करके हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं थोड़ा जल्दी बताया गया, क्योंकि पेपर है, आपका पेपर भी आने वाला है, थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन करने का ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है कैसे नहीं। ये टोटल हमने कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, 25 मार्क्स, टोटल क्या है 25 मार्क्स हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।